नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी से मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है शेख हसीना, जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट उनको कहा जा सकता है बांग्लादेश का, जो अपना मुल्क जो है वो छोड़ के भारत के अंदर उन्होंने शरण ली है। एक किस्म से बांग्लादेश के अंदर जो है वो आपातकाल जैसी स्थिति है। तो हर जो न्यूज़ चैनल है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो अपने अपने अनुसार ये जो भी घटनाक्रम हुआ है बांग्लादेश में, क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, भारत के लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है। तो जो एक जनता की तरफ से जो आंदोलन हुआ है शेख हसीना के खिलाफ, तो देश को छोड़ के वो एक प्लेन के ज़रिए भारत के अंदर आई हैं। पिछले 2 दिन से वो इंडिया के अंदर हैं। गाज़ियाबाद का जो हेडन एयरपोर्ट है, बेस है, उसके अंदर एक सेफ हाउस में सिक्योरिटी कवर भारत की एजेंसीज की तरफ से उनको दिया गया है। वो एक सेफ हाउस में है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये आखिर ये मुद्दा है कौन इसके पीछे का जो घटनाक्रम को जो एक रिमोट से चलाने की कोशिश की जा रही है, वो लोग कौन है, वो जो वर्ल्ड की पावर्स हैं वो कौन है और वो क्या चाहते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये जो जन आंदोलन हुआ है, जिसको मेनली अगर हम माने तो जो वहाँ के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका ये आंदोलन है। छात्रों की तरफ से 9 मांगें रखी गई थी शेख हसीना के समक्ष, जिसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट मांगे हैं छात्रों जो संगठन है उनकी तरफ से। पहली थी कि जो 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं शेख हसीना गवर्नमेंट में, उनको बर्खास्त किया जाए, जिसके अंदर की बांग्लादेश के होम मिनिस्टर का नाम भी शामिल था। उसके अलावा जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया, उनको छोड़ने की मांग थी, ये दूसरी मांग। तीसरी मांग थी कि जो वाइस चांसलर हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फॉल्स अंडर बांग्लादेश, उन सभी वाइस चांसलर को बिना किसी डिले के बर्खास्त किया जाए, सभी वीसीज को, सभी यूनिवर्सिटीज़ के। और चौथी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि कर्फ्यू को हटाया जाए बांग्लादेश से, और जितने भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनको वहाँ पे खोला जाए। ये 4 मुख्य मांगे थी। इसके लिए जो एक किस्म की डेडलाइन रखी गई थी वो 4 अगस्त को रखी गई थी। लेकिन शेख हसीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो आक्रोश जनता के बीच में है, स्टूडेंट्स के बीच में है, उनको कहीं ना कहीं जो वहाँ की आर्मी है उसका भी सपोर्ट मिलने वाला है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन किसी भी देश में तब तक संभव ही नहीं है जब तक उस देश की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो आम जन के साथ ना आए। तो ये मुख्य बिंदु थे। 4 जो मुख्य मांगे थी, 9 थी, उसमें से 4 जो मुख्य मांगे थी, वो शेख हसीना को वहाँ से उनकी जो कुर्सी से वो बेदखल हुई हैं, उनको भागना पड़ा है बांग्लादेश, अपना ही देश छोड़ के। इसका ये मुख्य कारण यही था। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। तो बांग्लादेश से अपनी जान बचा के भारत के अंदर शरण ली है शेख हसीना ने। शेख हसीना ने जो एक प्लान किया था वो ये था कि भारत में वो 1-2 दिन का स्टे करके फिर मूव करेंगी वो यूके के अंदर, और शरण जो है यूके, उनको ये उम्मीद थी कि यूनाइटेड जो किंगडम है, इंग्लैंड है, उनको शरण देगा। क्योंकि हमने पीछे भी समय में देखा है कि जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जब भी किसी, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, या कोई भी बिग बिजनेसमैन, बिग पर्सनैलिटी है, जब भी उसका जो अपना देश है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की शुरुआत करना जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो लोग भाग के शरण लेते ही इंग्लैंड की हैं। क्योंकि इंग्लैंड की जो ट्रीटी है, जिन देशों के साथ इंग्लैंड की ट्रीटी नहीं है, उन लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो भगोड़े बोल सकते हैं, उनको वहाँ पे राजनीतिक शरण मिल जाती है। ये जो कानून है इंग्लैंड का, ये उनके फेवर में है, जो किसी भी देश से भगोड़े हो जाते हैं तो उनको शरण मिलती है। लेकिन यूके ने बिल्कुल सिरे से ही ये मांग खारिज कर दी है शेख हसीना की। उसके पीछे का कारण आप समझें, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत में आई हैं, ये चीज़, ये जो कांटा है, ये छुप गया यूनाइटेड किंगडम को। तो वो ये चाहते थे कि शेख हसीना सीधा आके उनकी शरण में इंग्लैंड में आ जाए, तो वहाँ पे उनको जो है वो शरण मिल सकती है। अब यूके का मानना है कि जिस देश में शेख हसीना पहले गए, यानी इंडिया, तो इंडिया में ही उनको शरण के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा जो यूरोप के दूसरे भी कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री अभी खुल के शेख हसीना के फेवर में नहीं आ रहा है। इसके अंदर यूके ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, कनाडा, ये जो तिकड़ी है 3 देशों की, ये मुझे लगता है ये जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सत्ता परिवर्तन की जो चाबी है, ये है ही इन 3 देशों के पास। उसका मैं मोटा आपको कारण बताता हूँ कि अमेरिका की शुरू से ही कोशिश रही है कि एशिया के अंदर
वो अपनी पैंठ बनाए, और पैंठ उसको इसलिए बनानी यहाँ पे पड़ रही है कि जो चाइना है, चाइना अपना बेस लगातार मजबूत कर रहा है एशिया के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, और अब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो एक किस्म का आपातकाल है, जो अनस्टेबिलिटी वहाँ पे है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो विदेशी ताकतें हैं उनका हाथ भी हो सकता है। ये आने वाले समय में हमें क्लियर पता लग सकता है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी शुरू से मानसिकता ये रही है कि जो एशिया के अंदर अनस्टेबिलिटी वहाँ पे रहे, वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो पाए, और जो भारत, चीन के बाद भारत भी जो आगे बढ़ रहा है अपने इकोनॉमी फ्रंट पे और डिफेंस फ्रंट पे भी, उसको भी वीक करने का प्रयास ये शक्तियाँ करती हैं। तो इतना बड़ा जब जन आंदोलन होता है जिसके अंदर मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, वो हमको एक चीज़ की हमेशा गुंजाइश रहती है कि कोई ना कोई जो फॉरेन की शक्ति है, विदेशी हाथ है, वहाँ पे रह सकता है। अब जो मोटा बिंदु आज हमारे सामने आया है, जो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि पड़ोसी देश है, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है बांग्लादेश की, उनके जो सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश के जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज कुछ समय पहले इंडिया गवर्नमेंट से डिमांड की है कि शेख हसीना को वापस अपने मुल्क से वो निकालें और बांग्लादेश में उनको वापस भेजें, ताकि जो भी वहाँ पे कानून की जो प्रक्रिया है, वो उनके अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं, वॉट जो भी चल रहा है, वो वहाँ पे उसी ज़मीन में बांग्लादेश के अंदर ही उनके ऊपर केस वगैरह चलाए जाए। इसके अलावा जो वहाँ की बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज हैं, वेरियस जो ग्रुप हैं, जो ताकतवर ग्रुप हैं, वो भी इंडिया के आगे आने वाले समय में एक प्रेशर डालेंगे कि शेख हसीना को वापस भेजा जाए। अब ये भारत के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, ये एक जो सिचुएशन है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि शेख हसीना के जो रिश्ते हैं, वो भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम ले लीजिए या विपक्ष की सोनिया गांधी हैं, उनके साथ शेख हसीना के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की यकीनन ये कोशिश होगी कि शेख हसीना को या इंडिया में शरण मिल जाए या कहीं यूरोप में उनको शरण मिल जाए। वो भारत की जो सरकार है, क्योंकि ये जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करना ये जिम्मेवारी होती है हर देश की। अब अगर एक देश के प्रेसिडेंट ने शरण ली है एक देश के अंदर, दूसरे देश के अंदर, तो उस देश की भी जिम्मेवारी बनती है उसकी सिक्योरिटी को जो है वो कायम रखने की। लेकिन दूसरी तरफ जो जन आक्रोश है और जो करोड़ों लोग आम जन है बांग्लादेश का, वो लगातार वहाँ से अब प्रेशर बनना शुरू हो गया है भारत के लिए कि वो वहाँ बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट है उनको भी इंडिया के अंदर शरण ना दें, और जो शेख हसीना की जो बहन है शेख रेहाना, उनको भी वापस भेजा जाए बांग्लादेश। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शेख हसीना के 2 बच्चे हैं, जो उनके बेटे हैं वो यूके में रहते हैं, और शेख हसीना की जो बेटी है वो दिल्ली में रहती है। तो शेख हसीना की यही कोशिश है कि उनको दिल्ली में या यूके में शरण मिले। यूके ने, जैसे मैंने बताया, साफ साफ मना कर दिए हैं। तो उनकी अब ये कोशिश है कि बांग्लादेश से दूर किसी यूरोप कंट्री के अंदर उनको शरण मिली जाए, और जो एक सेफ हाउस है उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक स्टेबिलिटी होती है एक रीजन के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत होती है। और जिस तरह से चाइना और भारत एक डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, तो यूरोप और अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि इस सिटे में, इस जोन में अमन और पीस जो है उसकी स्थापना हो पाए। तो ये जो शक्तियां हैं, ये मोटे तौर पे डी-एस्टेबलाइज कर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, आंतरिक मुद्दों पे उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। भारत के अंदर भी अगर हमने देखा है तो एक रिपोर्ट आई थी रशियन जो न्यूज़ एजेंसी है उनके माध्यम से, कि जो लोकसभा चुनाव 2024 भारत के अंदर हाल ही में हुआ है, इसके अंदर भी बहुत से फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोप की और अमेरिका का दखल रहा है उसके अंदर। एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में वो लोग खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने विवेक से भी ये जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जितना एनालिसिस करके, कि इसके पीछे जो पर्दे की कहानी है, डी-एस्टेबलाइज करना इस जोन के अंदर, इस जोन की तरक्की को रोकने के लिए कुछ कहीं भी, किसी भी हद तक यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका हर प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र का जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उन देशों के लिए वादा ना बन पाए। तो आज के अंक में इतना ही, फिर आगे किसी अंक में किसी और इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।